नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे पुनीत फ्रॉम बिग एफएम और आज हमारे साथ में डॉक्टर फिरोज मोहम्मद खान जो कि एमसीएच यूरोलॉजिस्ट हैं, जिनसे हम बीपीएच पर और बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। सर, बिग एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है, आपका वेलकम है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जी। हमें कॉल किया, याद किया और मैं सभी सुनने वालों को बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि वो मेरी बात जो मैं आज कहने जा रहा हूँ, उसको सुनने आए हैं और ध्यान से उसको उस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट बेसिकली एक ग्रंथि है, अगर हिंदी में कहें तो। हम्म। एक ग्लैंड है जो पेशाब की थैली के जस्ट नीचे होती है और जो पेशाब की जो नली है उसको चारों तरफ से कवर किए हुए होती है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अहम ग्रंथि है जो कि हमारे जो सेक्सुअल फंक्शन में उसका बहुत बड़ा अहम रोल है। ओके। सर, एक मिनट। ओके। मेरी आवाज आ रही है सर? क्लियर है? जी जी, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। सर, अगला सवाल मेरा ये है सर कि व्हाट आर द कॉमन डिजीज कंडीशन ऑफ प्रोस्टेट? प्रोस्टेट के जो कंडीशंस हैं वो उसमें सबसे पहले जो सबसे अहम है वो है बीपीएच, इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट कहते हैं। हम्म। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, इसे इन्फ्लामेशन, इसका दूसरा नाम प्रोस्टेटाइटिस है। और जो तीसरी सबसे अहम है वो है प्रोस्टेट कैंसर। ओके। एंड बीपीएच क्या होता है? व्हाट इज बीपीएच? बीपीएच एक नॉन कैंसरस कंडीशन है जिसमें प्रोस्टेट ग्रेजुअली इनलार्ज होना शुरू होता है, साइज में बढ़ना शुरू होता है और पेशाब के जो रास्ते को वो सिकुड़ने लगता है, जिससे क्या होता है कि पेशाब करने में मरीज को दिक्कतें आती हैं। और ये देखा यह गया है कि आफ्टर 40, बल्कि आफ्टर 50 ईयर्स, खासतौर से आफ्टर 50 ईयर्स ये ग्रेजुअली तेजी से बढ़ने लगता है और जिसकी वजह से पेशाब को मरीज को पेशाब करने में तकलीफें होती हैं। ओके। एंड बीपीएच के कॉजेज क्या हैं? एग्जैक्ट कॉज तो बीपीएच का कोई नहीं जानता। अभी तक साइंस में हम लोग इस तक लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि उसका एग्जैक्ट कॉज हम ढूंढ पाए। लेकिन ये हम्म। जरूर देखा गया है कि जो एजिंग सबसे बड़ा जो एक मेजर रिस्क फैक्टर है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट बढ़ता है, बीपीएच होता है। दूसरी चीज देखी गई है कि जो मेल हार्मोन सिक्रीशन नॉर्मल होने से एक जो बहुत बड़ा जो मेल हार्मोन है वो भी एक इसका फैक्टर होता है ओके। प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट में। ओके। एंड बीपीएच से जो बीपीएच के जो सिम्टम्स हैं वो किस तरीके से एसोसिएटेड हैं? क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जी, जैसे मैंने बताया कि बीपी प्रोस्टेट जो ग्रंथि है वो पेशाब की थैली के नीचे होती है और पेशाब के रास्ते को कवर किए हुए होती है। तो जो हम्म। भी यूरिन थैली में होता है, पेशाब की थैली में, वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। जब प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होता है तो वो रास्ते को संकरा करती है और उसके बाद ही पेशाब की तमाम दिक्कतें आती हैं, जिसमें सबसे पहली जो दिक्कत है वो है कि पेशाब की धार कम हो जाना। दूसरी हम्म। प्रॉब्लम होती है कि जल्दी जल्दी पेशाब होना। तीसरी ओके। प्रॉब्लम है रात में कई बार नींद से जागकर टॉयलेट जाना। और चौथी प्रॉब्लम होती है कि पेशाब जब महसूस होती है तो कई बार उसको रोकना मुमकिन नहीं होता है, उसको डिले करना मुमकिन नहीं होता है, जिसको हम अर्जेंसी कहते हैं। और इसी तरह से ग्रेजुअली कंडीशन बढ़ती है, कई बार पेशाब जब ग्रेजुअली पेशाब की थैली में रुकने लगता है तो एक सेंस फीलिंग आती है कि आफ्टर पासिंग यूरिन हमारा पूरा पेशाब बाहर नहीं निकल पाया है, कुछ रह गया है। अगर हम्म। ये ग्रेजुअली इंक्रीज करती है तो आगे चल करके पेशाब रुक भी सकता है, गुर्दे भी इसमें डैमेज हो सकते हैं, पेशाब की थैली में स्टोन्स बन सकते हैं, वेरियस प्रॉब्लम्स है। जो लेकिन जो सबसे शुरुआती और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो है हम्म। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, मतलब जल्दी जल्दी पेशाब के लिए जाना, अर्जेंसी, पेशाब पर कंट्रोल ना कर पाना, रात में कई बार उठना, दैट इज नॉक्ट्यूरिया। इसके अलावा सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर और थिनिंग ऑफ स्ट्रीम और स्ट्रेनिंग ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन क्रॉस करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। कई बार हम्म। यूरिन को स्टार्ट करने में टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड हेजिटेंसी। या हम्म। एक और प्रॉब्लम होती है कि स्टॉप एंड स्टार्ट यूरिन, लाइक स्टार्ट हुआ यूरिन फिर बीच में ब्रेक हो गया, फिर हम्म। स्टार्ट हुआ फिर ब्रेक हो गया, दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंसी। ओल्ड एज में कई बार पेशेंट से कंप्लेंट बताते हैं। ओके। सर, बीपीएच के
ट्रीटमेंट्स के बारे में बताइए, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? ओके, बेसिकली बीपीएच जो ब्राइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है, इसके ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स कई सारे हैं, डिफरेंट ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। जैसे जैसे सिम्टम्स हैं वैसे वैसे उसकी ट्रीटमेंट की ग्रेडिंग की गई है। तो सबसे पहला जो, अगर हम नंबरिंग की बात करें तो सब पहला जो ट्रीटमेंट है दैट इज कॉल्ड वॉचफुल वेटिंग। वॉचफुल वेटिंग का मतलब होता है कि हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, फॉलो करना है ईयरली विद सम इन्वेस्टिगेशंस एंड पेशेंट्स की हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। सेकंड ट्रीटमेंट होता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें कि हम दवाइयां कुछ देते हैं, पेशेंट का रिस्पॉन्स उन दवाइयों से देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रीटमेंट है आज के टाइम पर। थर्ड जो ट्रीटमेंट है दैट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट होता है और एक होता है कन्वेंशनल सर्जरी। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द वॉचफुल वेटिंग। सो वॉचफुल वेटिंग बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनमें या तो सिम्टम्स बहुत कम हैं या फिर वो उन सिम्टम्स की वजह से बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं, मतलब उनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं उसमें उन सिम्टम्स की वजह से कोई हैम्परिंग नहीं हो रही है, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट ज्यादा नहीं है। तो हम उनको पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री और कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए ईयरली आपको डॉक्टर को मिलना है। दैट इज कॉल्ड वॉचफुल वेटिंग। दूसरी कैटेगरी होती है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट उन पेशेंट्स के लिए होती है जो जिनके सिम्टम्स मॉडरेट ग्रेड के सिम्टम्स होते हैं, मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड के सिम्टम्स होते हैं, उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज उस यूरिन प्रॉब्लम की वजह से हैम्पर हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड बॉदरसम लोअर यूरिन ट्रैक्ट सिम्टम्स। तो इन पेशेंट्स को मेडिकल मैनेजमेंट में रखा जाता है। ये इस ग्रुप में सबसे ज्यादा पेशेंट्स होते हैं और मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी मेडिकल मैनेजमेंट ही है। इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, आजकल के टाइम में काफी रिसर्च हो चुकी है, काफी नई नई ड्रग्स आ गई हैं, उनके अपने एडवांटेजेस हैं बट सम डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो वी हैव टू जज एंड डिसाइड कि कौन सी पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन देनी है। थर्ड कैटेगरी जो सर्जिकल कैटेगरी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये उन पेशेंट्स के लिए है जो मेडिकल मैनेजमेंट पर पहले थे, अब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा है या उनके सिम्टम्स ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं और इस तरह प्रोग्रेस कर गए हैं कि उनको यूरिन रुक रहा है या रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रही है, उनको कैथेटराइज करना पड़ता है, या फिर उनमें कुछ ऐसे सिम्टम्स या ऐसे चेंजेस डेवलप हो गए हैं जो कि किडनी को डैमेज कर रहे हैं, ब्लड में स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड में यूरिन में ब्लड, कई बार ऐसा हो चुका है कि यूरिन में ब्लड आ चुका है, कई बार रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो ये इन पेशेंट्स को फिर आप मेडिकल मैनेजमेंट में नहीं रख सकते, या फिर उनकी किडनीज डैमेज हो रही हैं, इन पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे जो कॉमन ट्रीटमेंट है आज की डेट में वो है मिनिमली इन्वेसिव। मिनिमली इन्वेसिव मतलब कि कोई चीरा, कोई कट नहीं लगता है पेशेंट की बॉडी पर और पेशाब के रास्ते से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें बहुत सारी ग्रेडिंग है। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है दैट इज कॉल्ड TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। पतली सी एक दूरबीन से पेशाब के रास्ते से प्रोस्टेट तक जाते हैं और उसको कट कर कर रिमूव कर देते हैं, तो रास्ता जो नैरो हो गया था, जो संकरा हो गया था, वो खुल जाता है और मरीज अच्छे से पेशाब करने लगता है। इसके अलावा आज की डेट में काफी एडवांसमेंट हो चुकी है सर्जिकल ट्रीटमेंट में, तो लेजर मशीन्स आ गई हैं जिनके जरिए उसी तरह से प्रोस्टेट को लेजर के जरिए से काट करके हटा देते हैं, तो पेशेंट को सेम इंप्रूवमेंट आते हैं, बट इसमें पेशेंट को ब्लीडिंग और भी कम होती है। हम बड़े बड़े प्रोस्टेट साइज जिनके 100 से ग्राम से ज्यादा बड़े प्रोस्टेट हैं, उनको हम इजीली लेजर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, लेजर मशीन के थ्रू। इसी तरह से अदर ट्रीटमेंट हैं जो बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जो ये ट्रीटमेंट जो मैंने अभी बताया लेजर मशीन से या TURP में नहीं हो सकती है। मॉरिबंड पेशेंट्स हैं बट दे आर नॉट एबल टू पास यूरिन, दे आर ऑन कैथेटर, बार बार उनको कैथेटर की वजह से UTI होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में और भी मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट है जिसमें कि पेशाब के रास्ते को ही ओपन कर देते हैं। कुछ ऐसे स्टेपलर डिवाइसेस होती हैं जिससे कि हम स्टेपल कर देते हैं, तो जो प्रोस्टेट का वो हिस्सा जो पेशाब के रास्ते में आ रहा है वो साइड में चला जाता है और रास्ता खुल जाता है। प्रोस्टेट अपनी जगह पर रहता है लेकिन रास्ते को खोल देते हैं। तो इस तरह से दैट इज अनदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट। ओके। तो इसके बाद जो हमारे पास जी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है दैट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसमें है कि हम ओपन तरीके से चीरा लगा करके पेशाब के रास्ते से, पेशाब की थैली के रास्ते से जाके प्रोस्टेट को निकालते हैं। बट ये जो लास्ट ट्रीटमेंट जो मैंने बताया आज की डेट में, इसकी बहुत ही कम इंडिकेशंस हैं
और ये बहुत ही कम पेशेंट्स में किया जाता है। ओके, आखिरी में सर आपकी तरफ से हमारे देखने सुनने वालों के लिए एक मैसेज, आपकी तरफ से एक संदेश। जी वेल, मेरा तो संदेश यही है कि आप सब लोग आज का जो करंट सिनेरियो है, जो हम सभी लोग उसको फेस कर रहे हैं, कोविड-19 इन्फेक्शन या पेंडेमिक, उसमें अपने आप को सेफ रखें और अवेयर रहें, बट घबराएं नहीं और अफवाहों से दूर रहें। अपने काम को जितनी बाहर अगर हमें कम निकलना पड़ता है या ना निकलना पड़ता है, उसको जिस तरह से भी हम मैनेज कर सकते हैं उसको करें। अगर बाहर निकलना पड़ता है तो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो बताए गए हैं उसको पर ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर हम प्रोस्टेट के बारे में बात करें, एज अ यूरोलॉजिस्ट हम बात करें, तो अपने खासतौर से जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो 50 अबव लोग हैं, वो जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं उस पर गौर करें, उस पर ध्यान दें। और अगर उनको कहीं पर लगता है कि इनकी ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, जो कंप्लेंट्स मैंने बताई हैं, जो अगर वो फील करते हैं तो किसी यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, कंसल्ट करें और जो एडवाइजेस मैंने दी है उसको कोशिश करें कि उसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर आपका बिग एफएम से बात करने के लिए और प्रोस्टेट के बारे में, बीपीएच के बारे में डिटेलिंग में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।